डोपामीन के वेरिएशन से काफी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ड्रग्स वो हो गए। एक है एक्चुअल स्ट्रेस जी, के बाहर मौजूद है, और दूसरा है परसीव्ड स्ट्रेस, यानी मैं उसको किस तरह से लेता हूं। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी थिंकिंग को इस तरह इंपैक्ट करता है कि फियर्स का पैदा होना, डर और खौफ का पैदा होना, कुछ चीजों को अवॉइड करना, कुछ चीजों को नहीं करना, लो मूड की कैफियत, इस तरह आपकी एंग्जाइटी की कैफियत, ये भी जो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से पैदा होती है। बहुत सारे ये जो एंग्जाइटी डिप्रेशन के माइल्ड कंडीशंस है, इनका इलाज काउंसलिंग से और साइकोलॉजिकल वेलबींग के सेशन से हो सकता है। बाज लोग को आपने कहा कि भाई आई थिंक यू नीड टू मीट ए काउंसलर, आपको एक साइकेट्रिस्ट को बताइए। ब्लंटली यानी विदाउट ए सेकंड थॉट वो कहेंगे क्या पागल हो गया साइकेट्रिस्ट को बताने के लिए? क्या हैव यू गॉट क्रेजी और व्हाट? बच्चा क्या खाता है उसको पता नहीं, बच्चा क्या पीता है उसको पता नहीं, वो क्या देख रहा है उसको पता नहीं, बस वो कंटिन्यूस उसी चीज के अंदर मुलविस होता है, और इससे भी जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर इजाफा हो रहा है। साइकोलॉजी ऑफ अदरिंग्स, साइकोलॉजी ऑफ अदरिंग्स, तो यानी ये दूसरा है या ये अलग है, ये हमसे डिफरेंट है। तो ये आपकी जो है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को और अपने बच्चों को इमोशनली रेजिलिएंट बनाने की कोशिश करें। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त आमिर, और आज हमारे साथ बहुत ही खुसूसी मेहमान डॉक्टर फारूक खान साहब है, जिसका ताल्लुक हैदराबाद से है। आपने एमबीबीएस किया है डक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से, आपने एमडी उस्मान यूनिवर्सिटी से किया है, इसके साथ साथ आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन किया है। माशाल्लाह से आप 25 साल का तजुर्बा रखते हैं साइकेट्री और काउंसलिंग में, और फिलवक्त आपके तकरीबन 1000 पेशेंट्स हैं जो आपके जेर इलाज हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है यूके बर्मिंघम में, और आप विजिटिंग प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में, और आप सीनियर लेक्चरर है एस्टन यूनिवर्सिटी में। सो माशाल्लाह ही ब्रिंग्स सो मच ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकेट्री एंड काउंसलिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट रिसेंटली आपको रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्री से आपको फेलोशिप मिली है। तो आज बहुत ही खुसूसी उन्वान के तहत आज हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे, वो है आज के बढ़ती हुई एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम जो ग्लोबली हर शख्स परेशानी से, वो आज हमारा स्पेशल उन्वान है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया की जो कैफियत है ड्यू टू मेनी रीजंस, यानी जो क्राइसिस दुनिया फेस कर रही है, और फिर सोशल मीडिया का एक अपना क्राइसिस है, हम देख रहे हैं कि हर दूसरा फर्द मैंने तकरीबन हर शख्स एंजाइटी, डिप्रेशन और बेचैनी की कैफियत में मुब्तला है। और हम देख रहे हैं कि जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ड्रग्स में जो है वो हो गई, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले ड्रग्स एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हो गई हैं। तो ऐसे जो हालात में आपका जो 25 साल का जो तजुर्बा है इस एरिया में, तो आपकी क्या राय है या आपकी क्या ओपिनियन है इन हालात के हवाले से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाहु फीकुम। आप लोगों ने इनवाइट किया यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर। तो आपका जो सवाल है वो काफ़ी वजह है। द इंक्रीज इन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि यहीं पर है, बल्कि अक्रॉस इन द वर्ल्ड इंक्रीज पे है। इसके काफ़ी वजूहात हैं, और वन ऑफ द मेन रीजंस इज स्ट्रेस। सो लाइफ जो है आजकल लोगों की ज़िंदगी ये काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर भी फास्ट पेसिंग वर्ल्ड है, अक्रॉस द वर्ल्ड का वेस्ट में काफ़ी फास्ट पेसिंग है। लोगों की जो है लोनलीनेस एक बड़ा इश्यू बनता जा रहा है, जहाँ पे गांव से लोग माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ, शहरों से फिर दूसरे ममालिक की तरफ, और वहाँ पर भी वेस्ट में भी ये लोनलीनेस, अकेले रहना और इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको इजाफा करता है उसके अंदर। और आपने ये बात भी कही कि एंटी डिप्रेसेंट्स आर फास्टेस्ट सेलिंग एक्सपेंसिव मेडिकेशंस, और ये काफ़ी दिनों से है। और ये एक रीज़न भी है इसका कि क्योंकि डिप्रेशन के अंदर, एंग्जाइटी के अंदर इजाफा है, इंक्रीज है, काफ़ी इसके अंदर रिसर्च भी हो रहा है, न्यू ड्रग्स आती हैं, नई जो मार्केट के अंदर मेडिकेशन आती हैं, तो उसकी वजह से, कंपटीशन की वजह से इसके प्राइजेस वगैरह काफ़ी हाई होते हैं। लेकिन इसका जड़ जो रूट कॉज है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वन ऑफ द मेन रीजंस इज द स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन दैट टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स आर फेसिंग across in India and also in the world. So I think stress is one of the main reasons in that.
द सेकंड थिंग इज लोनलीनेस। अगेन जो लाइफस्टाइल लोगों की हो गई है आजकल, कम्युनिटी का सेटअप है जो है, फैमिली सेटअप है, रिलेशनशिप्स का सेटअप है, वो किसी हद तक सोसाइटी के अंदर उसका फुकदान है, उसका जो है डिप्रिसिएशन है। तो इसीलिए लोग काफ़ी मेंटल हेल्थ तनाव और इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स, इस तरह की कैफियत का शिकार होते हैं। और फिर क्योंकि एक्सेस सर्विसेज का नहीं है हमारे पास, काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सर्विसेज कम हैं, काफ़ी लोग मेडिकेशन के ऊपर रिसोर्ट करते हैं। बहुत सारे ये जो एंग्जाइटी डिप्रेशन के माइल्ड कंडीशंस है, इनका इलाज काउंसलिंग से और साइकोलॉजिकल वेलबींग के सेशन से हो सकता है। जैसा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक कॉमन कंडीशन है, उसके अंदर ये कॉमन थेरेपी है, इसके इस्तेमाल से ये बगैर मेडिकेशन से माइल्ड डिप्रेशन का, माइल्ड एंग्जाइटी का इलाज भी हो सकता है। मगर क्योंकि एक्सेस यहाँ पे काफ़ी कम है, लोग मेडिकेशन के ऊपर रिसोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि तनाव की वजह से और जो फास्ट पेस लाइफ है, इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जो है बच्चों पे, यंग जनरेशन के ऊपर हो रहा है। थर्ड पॉइंट जो मैं बताऊंगा इसके अंदर कि जो फैक्टर है वो है स्क्रीन टाइम। तो जो आजकल हम बच्चों के अंदर जो कैफियत देखते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की, उसके अंदर वन ऑफ द रीजंस इज द गैजेट्स आर इन एक्सेस। जी जी। फैमिलीज के अंदर क्योंकि वक्त नहीं है लोगों के पास, तो इजीएस्ट मेथड ये है कि भाई फोन या फिर एक टैबलेट है वो बच्चे को दे दिया, बच्चा उसके अंदर एंगेज है, और फिर जो पेरेंट्स अपने काम के अंदर मसरूफ हैं ताकि वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। और वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यूसली बच्चा उस गैजेट को इस्तेमाल करता है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं, साउंड्स हैं, वो बुक्स के अंदर नहीं मिलते आपको। जी जी। तो वो उससे जो है स्टिमुलेशन, जो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन कंटिन्यूसली स्टिमुलेट होता है, उससे डिफरेंट न्यूरोनल हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं, और फिर उसको सेटिस्फैक्शन महसूस होता, खुशी महसूस होती, और वो बार बार वो खुशी को हासिल करने के लिए वो बार बार गैजेट को देखता है। उसके अंदर एक न्यूरोकेमिकल है जो कि हमारे हर एक के जहन में होता है, ब्रेन में मौजूद होता है, जिसका नाम डोपामीन है। डोपामीन के वेरिएशन से काफी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो लाइट्स हैं, ये जो ब्राइटनेस है, ये डिफरेंट कलर्स हैं, ये विजन्स की चेंजेस हैं जो आपको लैपटॉप पे और आईफोन से मिलती हैं क्लिप्स देखने के अंदर, ये बच्चे को स्टिमुलेट करते रहती हैं, कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करते हैं। तो उसको सुबह से लेकर शाम तक कई घंटों तक कोई और चीज की जरूरत नहीं है। बच्चा क्या खाता है उसको पता नहीं, बच्चा क्या पीता है उसको पता नहीं, वो क्या देख रहा है उसको पता नहीं, बस वो कंटिन्यूस उसी चीज के अंदर मुलविस होता है, और इससे भी जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर इजाफा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 3 रीजन, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोनलीनेस है, और फिर जो है गैजेट्स और ये स्क्रीन टाइम का जो एडिक्शन के लेवल तक पहुंच गया है, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस आपने वन ऑफ द मेजर फैक्टर कहा। स्ट्रेस तो एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी एक स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहा है उसे भी स्ट्रेस है, एक शख्स जो जॉब कर रहा है उसे भी स्ट्रेस है, घर में जो होम मेकर यानी औरत जो घर में यानी हाउसवाइफ जिसे कहते हैं उसको भी स्ट्रेस है। तो सोसाइटी के हर स्टेक होल्डर को स्ट्रेस तो है, किसी को ज्यादा है किसी को कम है, दैट इज समथिंग एल्स। तो आप इसको कैसा, व्हाट इज योर सजेशन कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, या अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार हो तो हम क्या प्रैक्टिकल इकदाम करें, या व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स टू गेट आउट ऑफ दैट? बहुत सही आपने कहा कि स्ट्रेस तो मौजूद है, हर जगह मौजूद है, जी, जी। और हर लेवल पे मौजूद है। तो इसके अंदर एक चीज है समझने के लिए, एक है एक्चुअल स्ट्रेस जी जो कि बाहर मौजूद है, और दूसरा है परसीव्ड स्ट्रेस, यानी मैं उसको किस तरह से लेता हूं। जी। तो अभी स्ट्रेस बाहर है, जैसा आपने बताया कि बच्चों के अंदर एजुकेशन का है, एग्जामिनेशन का है, बड़े हों तो इंटरव्यूज का है, उनको जो है फाइनेंशियल क्राइसिस का है, उनके बिजनेस के नुकसान का है, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसेस हो सकते हैं। अब इसके अंदर हम वो एक्चुअल स्ट्रेस जो मौजूद है उसको हम परसीव्ड स्ट्रेस कैसा करते हैं, उसकी बड़ी टेक्निक है। जी। ये है कि आप जो एक्चुअल स्ट्रेस है उसको एक्चुअल स्ट्रेस के जैसा ही लें। कि अगर किसी को एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है, तो एग्जामिनेशन के अंदर पास और फेल क्राइटेरिया है, तो आप अगर पास होंगे या फेल होंगे, आपको नंबर अच्छे लाना है, इसलिए आपको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा उसकी तगो-दो, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश करनी है। तो उसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका स्ट्रेस आपको बढ़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं और आपको फ्रूट मिल जाता है तो यू विल बी हैप्पी। तो उसको मैनेज करने के लिए आप ये देखिए कि एक्चुअली स्ट्रेस कितना है और आप उसको महसूस कितना कर रहे हैं। तो इसके स्ट्रेस अवॉइडेंस टेक्निक्स कुछ मौजूद होते हैं, जिसके अंदर जो है अगर आप सर्च करें यूट्यूब वीडियोस वगैरह में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो एग्जामिनेशन से पहले, एकदम पहले नहीं लेकिन कुछ हफ्ते पहले अगर बच्चे हों, यंगस्टर्स हों, तो उसको प्रैक्टिस करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अंदर आपको किस तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम और पीसफुल माहौल पैदा करना, ये आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं।
जी तो ये एकदम एक हफ्ते 10 दिन में ये नहीं कैफियत पैदा होती, इसकी जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसको आप अगर जस्ट गूगल सर्च करेंगे अगर रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपको काफी इसके अंदर जो है मवाद मिल जाएगा जिसके अंदर आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा ये कि आपके अंदर एक इमोशनल रेजिलियंस की कैफियत पैदा होनी चाहिए। तो ये भी जो है एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है जो काफी आप लोगों को अगर आप सर्च करना शुरू करेंगे तो ये मिलेगा, और ये काफी ट्रेंड है लोगों का ये टर्म यूज करने में। और ये एक ऐसी कैफियत है जिसके अंदर आप अपने आप को मुश्किल तरीन माहौल के अंदर, क्राइसिस के अंदर, ट्रॉमा वाली सिचुएशन के अंदर, जहां पे काफी मराहिल मसाइल मौजूद हैं, उसके अंदर अपने खुद के अंदर एक चीज पैदा करना है जहनी लेवल पे कि आप इमोशनली स्ट्रांग रहें और आप पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते रहें। तो कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, कंटिन्यूसली स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर, कंटिन्यूसली क्राइसिस वाले एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट कंटिन्यू करते रहें। आपने भी कहा कि स्ट्रेस हर जगह है, तो ये स्ट्रेस कल गायब नहीं हो जाएगा। जी जी ये कंटिन्यू होता रहेगा या बढ़ेगा, जी, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन जिंदगी का तो हिस्सा है। जिंदगी का हिस्सा है, खत्म नहीं होगा। यस, तो हमको ऐसी एबिलिटी पैदा करनी है हमारे अंदर कि वो स्ट्रेसफुल माहौल के अंदर भी हमारा पर्सनल डेवलपमेंट है और हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलती रहे। इसका नाम इमोशनल रेजिलियंस है। ये जी। कैफियत का जो बिल्ड कर सकते हैं, जी कुछ लोगों के अंदर मौजूद होती है पहले से, कुछ लोग इसको बिल्ड भी कर सकते हैं। जी इसके अंदर इंप्रूवमेंट भी लाया जा सकता है, उसकी भी कुछ टेक्निक से हम बात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि चूंकि स्ट्रेस हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हमको इसको ओवरकम करना है या इसको मैनेज करना है तो कंट्रोल करना है। तो ये जो इमोशनल रेजिलियंस आपने कहा कि बाद लोग नेचुरली दे आर उनके पास होता है, वो लोग जो है बड़े से बड़े स्ट्रेस को बहुत आसानी से मैनेज करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में वो लोग परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, वाइफ परेशान हो जाते हैं, एम्प्लॉइज परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो लोग स्ट्रेस में हैं और उनको इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करना है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट दे विल बी कैपेबल इनफ टू मैनेज दैट स्ट्रेस थ्रू इमोशनल रेजिलियंस? क्या टिप्स और टेक्निक्स हैं आपके उनके लिए? तो ये जिसको मैनेज करने का, डेवलप करने का, या फिर उसके अंदर अपने अंदर इमोशनल रेजिलियंस को ग्रो करने का तरीका, जी जी, उसके अंदर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज स्ट्रेस इज अ यूजफुल थिंग टू डू दिस। व्हाई? स्ट्रेस इज नॉट गोइंग टू गो अवे। स्ट्रेस इज गोइंग टू बी देयर, or either going to increase or decrease to some extent, but it's going to remain there. Use that stress, which is outside, actual stress, not the perceived extreme stress which people build up. कि हमारी सोच ख्यालों में हम लोग उसको बहुत ज्यादा परसीव करते हैं, उसको वही अंदाज में ले जिस अंदाज में वो स्ट्रेस है। एग्जामिनेशन डिमांड करता है आप स्टडी करें जी, आप उसके अंदर 4 घंटे 5 घंटे जितने भी आपकी टीचर्स, आपके पेरेंट्स काउंसिल करते हैं, उतने अमाउंट आप वो एग्जाम के लिए डालें। उसके बाद तैयार रहें कि रिजल्ट क्या आएगा, और जो रिजल्ट उसका आउटकम है वो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन जितना आपने प्रिपेयर किया है, जितना आपने मेहनत की है। तो ये जो स्ट्रेस है इसको आप इस्तेमाल करें पहली बार, और उसके बाद आप टाइम टेबल बनाएं। जैसे एग्जामिनेशन की बात है, इंटरव्यू की बात है, करियर प्रोग्रेशन की बात है, टाइम टेबल और शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके जो डेली टास्क हैं इसको जो है एक शेड्यूल करें और उसके तहत आप अपने जो टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करें। ये पहली चीज है। सेकंड चीज जो है, हमारे अंदर एक कैफियत होती है जो कॉग्निशन जिसको कहते हैं। कॉग्निशन, एक्टिविटी, एक्शन, थिंकिंग एंड बिहेवियर, ये 3 चीजें हैं। कॉग्निशन, बिहेवियर एंड एक्शन। हमारे सारे काम जो हम करते हैं वो हमारे कॉग्निशन पे डिपेंड करते हैं। कॉग्निशन कैसी चीज है? जो मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, मेरी रीजनिंग क्या है उस ताल्लुक से। तो अगर मैं मुझे यहाँ पे आना है, आपसे मुलाकात करना है, तो मैंने प्लानिंग की, हमने कुछ दिन पहले से इसका प्लान किया, तो ये हमारा कॉग्निशन है। हमने प्लान किया इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आज के दिन हमने इसको प्लान किया। जब तक मैं प्लान नहीं करता आज का ये प्रोग्राम नहीं होता। तो मैंने उसको, ये हमारा कॉग्निशन है। इसको आप समझें कि मैं कोई भी टास्क को शेड्यूल करना है तो उसको पहले से मुझे प्लान करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा बिहेवियर क्या है, क्या मैं इसको फॉलो करता हूं जो आपने लिखा है, मैं इसको प्रायोरिटाइज करता हूं, क्या आपने इसको पीछे नहीं डाला, नहीं आज का दिन नहीं, बारिश काफी है तो विल कैंसिल दिस प्रोग्राम, ऐसा नहीं। आप जहां तक जो चीज कर सकते हैं, अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, यू कैंसिल इट, अदरवाइज यू कंटिन्यू। ये आपका बिहेवियर है। तो कॉग्निशन, फिर उसके बाद बिहेवियर, उसके बाद आपने एक्शन लिया कि आपने इरादा किया कि यहाँ पे पहुंचना है और हम डिलीवर कर रहे हैं ये प्रोग्राम। तो इस तरह अपने आप को शेड्यूल करें तो आप वो क्राइसिस वाले माहौल में हर वक्त नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है, अगला महीना क्या करना है, आपकी शेड्यूलिंग है। इसके बावजूद भी आपको स्ट्रेस आएंगे, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी आ गई,
किसी वजह से आपको आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो दैट्स फाइन, दैट हैपेंस, देन यू कम बैक। जी जी एंड थर्ड थिंग जो इससे लिंक्ड है वो है लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। जी जो नाकामयाबी हर एक के साथ है। जी बेशक एग्जामिनेशन आप बच्चों को देखते हैं कि जी। बच्चे नाकामयाब होते हैं, मायूसी की कैफियत, जी। लो मूड, डिप्रेशन। नहीं, व्हाट द रेजिलिएंट पीपल, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो जैसे आपकी नाकामयाबी हुई एग्जामिनेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, कोई भी चीज में हो, इंटरव्यू में हो, एडल्ट्स हैं, इंटरव्यू में हो, आपके करियर प्रोग्रेशन में हो, आपके ऑफिस स्पेस पे, आपके बिजनेस में, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक? जी आपने जो गलती की है वो क्यों, आपने जो फेलियर हुआ आपको क्यों हुआ है, किस वजह से, क्या उसकी वजूहात हैं, और उसके ऊपर क्या आप काम कर सकते जी। हैं आगे उसको न करने के लिए। जी। तो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज अ क्वालिटी ऑफ रेजिलिएंट पीपल। जी जी और इसकी चौथी, और ये बहुत बड़ी चीज है डेवलपमेंट ऑफ रेजिलियंस के ताल्लुक से, वो है रिलेशनशिप का मेंटेनेंस, आपस के ताल्लुकात का मेंटेनेंस। जी जी हम बच्चों की बात करें, टीनेजर्स की बात करें, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, या फिर आप जो एडल्ट्स हैं, हमारे वर्क प्लेस के कलीग्स हैं, हमारे बिजनेस के कलीग्स हैं, हमारे साथी जितने भी लोग होते हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली है, सारी यूनिट्स में काम करते हैं हम लोग। जी जी तो आपके जो रवाबित हैं, पर्सनल कैसे रिलेशनशिप्स है लोगों से, वो डिपेंड करता है कि आप कितने रेजिलिएंट बनते हैं। आप देखते हैं लोगों को कि दे आर वेरी रिसोर्सफुल पीपल। आपने किसी काम के लिए कहा तो बोले हाँ अभी अभी मैं करवाता हूँ, इसको कॉल किया, उसको कॉल किया, आपका काम हो गया 2 मिनट में। और कोई आदमी होता है, शख्स होता है, जिसके बाद बोलते हैं कि इसके बाद जाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये कोई काम नहीं करते। हालांकि काफी अच्छे माने हुए आदमी हैं, लेकिन उनके अंदर वो रिलेशनशिप बिल्डअप करना और रिलेशनशिप मेंटेन करने की सलाहियत, कैपेबिलिटी नहीं पैदा की। और ये रेजिलिएंट लोगों की एक फीचर है जिसके अंदर वो लोग बेहतरीन रिलेशनशिप आपस में मेंटेन करते हैं, अपने फैमिली के साथ हो या रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। तो ये सारी चीजें, ये 4 मेरे ख्याल से अहम चीजें हैं कि जिसके अंदर आप फॉलो करते हुए अपने आप को रेजिलिएंट बना सकते हैं। तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की बात हमने कही, फिर उसके बाद जो फेलियर से लर्न करने की बात कही, रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की बात की, ये सारी चीजें इस्तेमाल करके आप इमोशनली रेजिलिएंट बन सकते हैं, ताकि आगे के आने वाले क्राइसिस सिचुएशन है, और एवर चेंजिंग, इसके अंदर और एक भी चीज है, हमारा एनवायरमेंट एवर चेंजिंग है। और ये कॉमन एग्जांपल मैं कोविड का भी देता हूं लोगों को। कोविड ऐसी कैफियत थी जो हमारी जनरेशन में हमने पहली बार देखी है। कुछ सालों के बाद शायद हो सकता है कि और एक अगर पैंडेमिक खुदा ना हो जाए तो फिर लोग देखेंगे फिर से, लेकिन एक लाइफ टाइम के अंदर एक ऐसी सेंचुरीज में एक आध बार होती है, और इसको हर लेवल पे इम्पैक्ट है, जैसा स्कूल्स पे, बच्चों पे, फैमिलीज, एवरी सेक्टर ऑफ द कम्युनिटी। एब्सोल्युटली, मेडिकल फ्रेटर्निटी ये फ्रंट लाइन के अंदर थी। तो इसमें जो रेजिलियंस डेमोन्स्ट्रेट किया है मेडिकल प्रोफेशन ने मुख्तलिफ जगहों पे, यहीं पर भी नहीं, इंडिया में ही नहीं, दुनिया में हर मुकाम के ऊपर, और वहां पे जो है कामयाब तरीके से जो है चीजों को मैनेज किया है इतने बड़े क्राइसिस को। तो इसमें आप अपने आप को कैसे रेजिलिएंट बनाए रखें, ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड है, एवर चेंजिंग, कि हमने कभी देखा नहीं कि ऐसी चीज कोई आ सकती है कि भाई आपका घर से निकलना बंद, आपका किसी से हाथ मिलाना बंद, बातचीत करना बंद, फ्लाइट्स बंद, लोगों के फाइनेंशियल लॉसेस, बिजनेस के लॉसेस, ये सारी चीजें जो है आदमी को स्ट्रांग बनाती। और इमोशनली रेजिलिएंट लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके अपने प्रोग्रेशन करते और स्ट्रांग बन जाते हैं, और स्ट्रांग होते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत ही अहम बात कही कि स्ट्रेस तो लगा हुआ है, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीजें, उसमें इमोशनल रेजिलियंस एक बहुत फैक्टर है। इसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल जो आपने स्टेप्स किए डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना, बच्चे, स्टूडेंट्स हो या जेंट्स हो, लेडीज हो, दे फॉल इनटू सॉर्ट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें जो है ना मुब्तला हो जाते हैं, यानी बहुत कोशिश के बावजूद भी बाहर नहीं आ सकते हैं, और उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता कि आखिर करें तो करें क्या। तो ऐसी सिचुएशन डॉक्टर साहब, क्या उनके लिए आप रहनुमाई, आपकी क्या रहनुमाई है उनके लिए, व्हाट इज एडवाइस फॉर देम? जी नहीं, ये भी सवाल काफी अहम है आपका। तो इसमें मैं 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि जो बचपने से जो हमारे स्कूल्स हैं, इसके अंदर थोड़ा अवेयरनेस का जो है कोशिश होनी चाहिए कि बाज़ स्कूल्स हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ कुछ स्कूल्स के से, जिसके अंदर एक काउंसलिंग का सेक्शन या फिर साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट मौजूद है, जहाँ पे बच्चों की रहनुमाई
इस हिसाब से की जाती है कि अगर वो प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं, अगर उनके अंदर कोई डिफिकल्टीज हैं, साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज हैं, तो उनको ये मायूब बात नहीं समझी जाती कि कोई जाए और उनसे बात करे। बच्चे अगर अप्रोच हों टीचर्स से और वो काउंसलर से या वो साइकोलॉजिस्ट से, ये अच्छी बात है कि इम्प्रूवमेंट इन अवेयरनेस है बच्चों के अंदर। और इसी किस्म की चीजें दूसरे डिपार्टमेंट्स में होनी चाहिए। काफी एमएनसीज हैं ये इस्तेमाल करती हैं आजकल, जी हाँ, इसे इस्तेमाल कर रही हैं कि काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स हैं कि मिलकर कैसे काम करें, एक दूसरे से शेयर करके कैसे काम करें। इससे स्ट्रेस कम होता है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का इसके अंदर कुछ इसके अजाला है। इसके बाद जो है दूसरे जो आपका मेंशन किया आपने, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस किस्म की जो है ये सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है लोगों के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इसका अप्रोप्रिएट तरीका यही है कि साइकाइट्रिस्ट के साथ और कोई आपके अगर फिजिशियन है पहले तो उनसे कांटेक्ट किया जाए, और कोई अगर फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको डील किया जाए। अगर फिर वो कहते हैं कि नहीं ये फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये नफ्सियाती इश्यू है, तो उससे शर्माना नहीं, उससे जो है उसके स्टिग्मा को हमको दूर करना है, इसको फाइट करना है। और आप अप्रोच हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकाट्रिस्ट के पास जाएं। अगर आपको मेरे ख्याल से शुगर है, किसी को जी ब्लड प्रेशर है, हार्ट कंडीशन है, क्या आप वैसे ही बैठेंगे? शर्माते थोड़ी, शर्माएंगे नहीं, आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे। बेस्ट डॉक्टर का से मशवरा करके जाएंगे, बेस्ट कौन सा डॉक्टर से मशवरा करके बिल्कुल बिल्कुल। और खाने के अंदर एहतियात क्या करना है, गोलियां कब लेना है, इस तरह बात करेंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज में हमारा मसला ये है कि इसको लोग एक स्टिग्मा की वजह से इसको छुपाते हैं जी जी इस चीज को। तो हमको चाहिए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्कूल डेज से साइकोलॉजी को, साइकाइट्री को, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कॉमनली डिस्कस करें लोगों से, और उसको छुपाना, उसको जो है नहीं बताना, इसको अवॉइड करें। और फिर जैसा मैंने कहा कि मेडिकेशन का भी यही है कि कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है, सभी को मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जी जी। माइल्ड केसेस में मेडिकेशन, काउंसलर इज इनफ, काउंसलिंग इज इनफ है, साइकोलॉजिकल सम बिहेवियरल थेरेपीज हैं, कॉग्निटिव थेरेपीज हैं, उससे जो है इस माइल्ड प्रॉब्लम्स का अजाला हो सकता है उसके अंदर। अगर जरूरत पड़ रही है मेडिकेशन की तो आप साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आपको काउंसिल भी करेंगे और प्रिस्क्राइब भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस का एक इश्यू है जिसके अंदर, क्योंकि स्टिग्मा की वजह से लोग नहीं जाते साइकाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, देन ये इश्यूज आहिस्ता आहिस्ता क्रीप इन होते हैं, बढ़ते रहते हैं। उससे खुद का प्रॉब्लम होता है, जॉब के ऊपर पर्सनल लाइफ इफेक्ट होना, पूरी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो जाती है एक फर्द की। बिल्कुल, आपकी पर्सनल, सोशल, फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये सारी चीजों के ऊपर इंपैक्ट होना शुरू होता है। इससे पहले माइल्ड स्टेजेस के ऊपर भी अगर आप कंसल्ट कर लेंगे तो आपको सही गाइडेंस और सही अप्रोच मिल जाएगा, जिससे आपकी कंडीशन के अंदर रिडक्शन हो सकता है काफी हद। जी जी डॉक्टर साहब, कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक, बाज लोग को आपने कहा कि भाई आई थिंक यू नीड टू मीट ए काउंसलर, आप कोई साइकियाट्रिस्ट को बताइए। ब्लंटली यानी विदाउट ए सेकंड थॉट वो कहेंगे कि आप पागल हो गए साइकियाट्रिस्ट को बताने के लिए, क्या हैव यू गॉट क्रेजी और व्हाट? यानी हद इंतहा ये है कि एक्सेप्ट करने रेडी नहीं है कि जो है ना हमको काउंसलर के पास जाना है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। उनके लिए क्या मैसेज डॉक्टर साहब आपका? जी, तो ये बात भी सही है बिल्कुल कि हमारे पास, और इसका लिंक बिल्कुल जाता है स्टिग्मा पे कि क्योंकि उसका स्टिग्मा है, और अब आम फहम चीज है ये स्टिग्मा, सभी लोग समझते हैं इसको कि जैसा कि आपको ब्लड प्रेशर के लिए कोई आपको मसला नहीं होगा, आपको हार्ट कंडीशन के लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपको मसला होगा अगर आप कोई बोलेंगे भाई आपके काउंसलिंग करवा लें या फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो इसका भी एक तरीका ये है कि वो जो आपका अप्रोच है, अंदाज है जिससे आप आपके दोस्त को या फिर आपके कलीग को आप गाइड कर सकते हैं, वो बहुत सटल होना चाहिए, मतलब बहुत ही एहतियात के साथ करने वाली चीज है। आप अगर किसी दोस्त को जानते हैं कि जिसके अंदर कोई मसाइल हैं, तो उनको जो है आप एक अंदाज से बताने की कोशिश करिए कि भाई उनकी प्रोफेशनल लाइफ फॉर एग्जांपल इंपैक्ट हो रही है, तो आप बताएं कि भाई क्या वजूहात हैं कि तुम करियर प्रोग्रेशन में पीछे रहते जा रहे हो, क्या बात है कि तुम्हारी रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छी नहीं है, क्या बात है कि तुम हर वक्त एक रुकावट दिखते हो रादर देन प्रोग्रेशन करने के अंदर, वो क्या बात हो? सोच लो, तुम अपने पेपर के ऊपर लिख लो कि क्या क्या चीजें हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है ये 3 पॉइंट्स हैं आपके अंदर, हो सकता है इसका इजाला हो जाए अगर आप कोई काउंसलिंग सेशन ले लें और किसी से बात कर लें, तो वो जिस अंदाज में आप बंदे से बात करेंगे, उसको समझाएंगे, तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। ये पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि पर्सनैलिटीज काफी स्ट्रांग होती हैं कि वो ये बात आपकी न सुने, एक्सेप्ट नहीं करें, और ये पर्सनैलिटीज होती हैं जैसे शख्सियत जिसको बोलते हैं ना, और हर एक की इंडिविजुअल शख्सियत है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इतना बड़ा करम है कि उसने सभी लोगों को एक जैसा पर्सनैलिटी का नहीं बना। यूनिक, एवरीवन इज यूनिक, एवरीबॉडी इज यूनिक इन देमसेल्व्स। एंड हम लोगों को, सभी को ये समझना भी चाहिए, उतना स्पेस लोगों को देना चाहिए कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी है,
मैं ना समझूं कि मेरे स्पाउस में भी वही सेम पर्सनालिटी है, मैं ना समझूं कि मेरे सारे 3-4 बच्चे अगर हैं तो 3-4 बच्चे सेम जिस तरह मैं सोचता हूं वैसे ही सोचे, जो मैं करना चाहता हूं वैसे ही करें। उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्दा और जिस तरीके से उनकी डेवलपमेंट हो रही है उस तरह उनकी पर्सनालिटी शेप होगी, और लेट इट बी। And there is nothing wrong in having different career options, for example, different personalities, because वो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई पर्सनालिटीज हैं, तो उसको चेंज करने की, उसको बदल देने की, अपने जैसा लोगों को बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फिर काफी नुकसान होता है। तो जिस तरह से पर्सनालिटी होती है लोगों की, उसको वैसे ही रहने दें, बल्कि उसको जो है हेल्प एंड सपोर्ट करें उसको। जैसा आपने एक एग्जांपल दिया किसी कलीग का अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उनको सपोर्ट करें कि भाई ये चीजें मैंने देखा कि आपके अंदर कमजोरी है, आप एक्सेल कर सकते हैं इसमें, जी जी, यू आर एन एक्सेलेंट कैरेक्टर, मगर ये चीजें आपकी हिंड्रेंस है, हैम्पर हो रही है आपकी प्रोग्रेस इनकी वजह से। तो आप उसको जो है इससे आप काउंसलिंग के सेशन के जरिए आप हेल्प हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। एक बहुत अहम बात आपने जो गुफ्तगू के दौरान कही, मैं फिर एक बार उसको दोहराना चाह रहा हूँ हमारे नाज़रीन के लिए। आपने कहा कि एवरीवन इज यूनिक, पॉइंट नंबर 1, एवरीवन इज डिफरेंट। तीसरी बात आपने जो कही कि वी शुड एम्ब्रेस द डिफरेंसेस। आप सामने वाला एक शख्स को बिरयानी पसंद है, आपको बिरयानी पसंद नहीं है, सामने वाले शख्स को एक गेम पसंद है, आपको गेम पसंद नहीं, सामने वाले शख्स को एक आपका ही बच्चा है, आपकी बीवी है या आपके खानदान का फर्द है, तो होता है कि जो है इतनी अच्छी चीजें इसको पसंद नहीं। तो द सेम विद स्कूल ऑफ थॉट्स, आपका एक मकतबे फिक्र है, सामने वाला एक दूसरा मकतबे फिक्र है, तो हम जो है ना बिल्कुल शिद्दत पे आ जाते हैं, रेडिकल थॉट्स आ जाते हैं हमारे के जो है ना, और वी गो टू एक्सट्रीम। तो यहाँ पर आपने जो कहा, वी नीड टू एम्ब्रेस दिस डिफरेंसेस एंड वी नीड टू लर्न विद दिस डिफरेंसेस। यस, आप इस बात पे अग्री हैं, आप इस बात, लेकिन आप वो डिफरेंसेस को बाजू रख के आप एक दूसरे से जो है ना एम्ब्रेस करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर साहब, मैं और एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है मेरा, चूंकि मैं एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ, हजारों बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, आई गो टू सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, सो मेनी डिफरेंट स्कूल्स, और उनसे जो है ना गुफ्तगू करता हूँ इमोशनल वेलबीइंग के ऊपर, और कई सारे सब्जेक्ट्स में डील करता हूँ। और फाइनली मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन जो मैं बहुत ज्यादा उसको बहुत ही इम्पैक्टफुल समझता हूँ, एंड आई गिव रैंडम चिट्स और बोलता हूँ कि नाम मत लिखें, क्वेश्चन लिख दें आप। और मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर साहब कि इट हैज नेवर बीन लाइक दैट कि मैं जहां गुज़िश्ता 2-4 साल में 10-15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन गुज़िश्ता 2-4 साल की मैं बात बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी तक टिल माई लास्ट सेशन जो हुआ है तकरीबन 2-3 महीने पहले, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने चिट दिया है बच्चों को और उसमें एक कॉमन सवाल ना हो, कहीं पर भी हो, across different countries, across different cities, across different colleges and schools, and the common question what youngsters and teenagers ask me, बहुत नेगेटिव ख्यालात आते हैं, how do I handle these negative thoughts? आई एम सरप्राइज, हर जगह ये सवाल आता है मेरे को, और एक शख्स सवाल नहीं करता डॉक्टर साहब। ये एक चिट्ठी जो मेरे पास जो स्लिप जमा होते हैं 2-2, 4-4, 5-5, तो आप समझिए कि कितना कॉमन जो है ना नेगेटिव थॉट जो है ना, तो आप जो अगेन जैसा आपने कहा कि स्ट्रेस हमारी जिंदगी का हिस्सा बना है, तो नेगेटिव थॉट्स भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये नेगेटिव थॉट्स कैसे हैंडल करें, क्या प्रैक्टिकल जो है इक़दाम हो सकते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है आपका, काफी डिटेल आपने इसको डिस्क्राइब भी किया है। तो जस्ट बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, आपका जो प्रीवियस पॉइंट था उसको मैं और एक पॉइंट रखता हूँ इसके सामने। एक चीज है जिसको साइकोलॉजी में कहा जाता है कि साइकोलॉजी ऑफ अदरिंग। फिर एक बार बोलिए साहब। साइकोलॉजी ऑफ अदरिंग्स। साइकोलॉजी ऑफ अदरिंग्स, तो यानी ये दूसरा है या ये अलग है, ये हमसे डिफरेंट है। तो जो एम्ब्रेसिंग डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, इसको जो है काफी ये इमिग्रेशन का इश्यूज चल रहा है आजकल, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का इश्यूज चल रहा है। इसकी जो है साइकोलॉजी ऑफ अदरिंग में एक दूसरे बंदे को जो कि इधर माइनॉरिटी में है या फिर हमसे अलग लगता है या फिर हमसे अलग दिखता है, उसको खराब, उसको नेगेटिव और उसको जो है एक प्रॉब्लम की शक्ल में पेश करना, और मीडिया के थ्रू और राइटिंग के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू ये एक्सपोज करना लोगों के सामने कि भाई इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ये स्टेट में इनकी वजह से इश्यू हो रहा है, ये इनकी वजह से, ये लैंग्वेज इनकी अलग है, ये इनका रंग अलग है, इनकी नस्ल अलग है। इसकी जो अदरिंग की साइकोलॉजी है ये हमसे अलग है, ये हमसे अदर्स हैं, दे डोंट बिलोंग टू अस। तो इसकी वजह से जो है दुनिया में काफी मसाइल होते हैं, और खासतौर पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक रीजन यही है कि ये मुख्तलिफ हैं। जी जी जी। तो इसको हमको फाइट करने के लिए, दूर करने के लिए
सबसे बेस्ट तरीका तो उसका वही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सभी को एक जैसा बनाया। तुम सब आदम की औलाद, हम सब आदम की औलाद हैं। वी आर ऑल ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। जी जी, ऑल ह्यूमंस आर सेम। एवरीबडी हैज गॉट आईज टू सी, ईयर्स टू हियर, नोज टू स्मेल, माउथ टू ईट, टेस्ट फॉर टंग। तो इस तरह सभी लोग सिमिलर हैं जिस तरह से हमको खालिक ने, क्रिएटर ने हमको बनाया है। ये जो है पॉइंट मैं जस्ट रखना चाह रहा था कि लोग ये समझ जाएं कि साइकोलॉजी ऑफ अदरिंग की वजह से काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इसको हमको फाइट करना है। कमिंग टू योर क्वेश्चन के अबाउट नेगेटिव थिंकिंग अमंग पीपल, तो इसकी जो है साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी में काफी इसका एनालिसिस है इन चीजों का। तो ये नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से। So what is cognitive? जी, या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक ऐसी चीज है जब हम सोचते हैं चीजों तारों से, वो हमारी बैकग्राउंड में बचपने में या हम 5 साल 6 साल 8 साल थे, उस वक्त जो हमारी यादें आहिस्ता 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 बन रही थी, तो उस वक्त कोई ट्रॉमा की याद, कोई एक्सीडेंट की याद, कोई बुरे हादसे की याद, कोई बुरे वाकये की, किसी की डेथ की, इस तरह की चीजें हमारे जहन के अंदर बैकग्राउंड में रहती हैं, जो कि सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं। वो कॉन्शियसली आदमी अगर नहीं सोच रहा है तो भी वो सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी थिंकिंग को इस तरह इम्पैक्ट करता है कि फियर्स का पैदा होना, डर और खौफ का पैदा होना, कुछ चीजों को अवॉइड करना, कुछ चीजों को नहीं करना, लो मूड की कैफियत, इस तरह आपकी एंग्जाइटी की कैफियत, ये भी जो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से पैदा होती है, गैर महसूस तरीके से। ये, और जब इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तब हमको ये पता रूट कॉज मालूम होता है कि ये एक्चुअली ये गोइंग बैक टू योर चाइल्डहुड। तो इसमें नेगेटिव थॉट्स के बारे में ये बात आई है कि इसको यू हैव टू रिप्लेस विद पॉजिटिव साइकोलॉजी विच इज मच मोर इन योर लाइफ देन नेगेटिव। जी जी, ये हमको सोचना है, और ये शुरू होता है आपकी पैदाइश से या आपके पेरेंट्स की मौजूदगी से, और आपकी जो डेवलपमेंट हुई है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, आपका जो जिस तरह से लुक आफ्टर किया गया, आपको तालीम दी गई, आपको एजुकेशन दिया गया, आपको मुख्तलिफ किस्म की चीजें फराहम की गई। जी जी, तो इसको कंपेयर करना चाहिए कि कितनी क्रिएटर की, उस खालिक की कितनी जो हमारे ऊपर एहसानात हैं कि हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये जो करंट नेगेटिविटी आई है, आपके पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं, अप्रोच होते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव है, वो नेगेटिव किस तरीके से, किस वजह से नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। तो अगर देखेंगे तो छोटा प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम, आई एम नॉट डिनाइंग दैट देयर आर नो, एंड इट माइट बी अ बिग प्रॉब्लम एज वेल, बट इफ यू काउंट एंड पुट ऑन अ पीस ऑफ पेपर positives and negatives which are more in your life, you will always see you're having a food on your plate that itself is a blessing, great blessing। आपके पास पानी मौजूद है, आप दुनिया के हालात देख सकते हैं, पानी मैसर नहीं है, खाना मैसर नहीं है, स्टारवेशन की कैफियत है लोगों के अंदर। तो वो चीज को आप एक शुक्र के अंदाज में तब्दील करें। तो एक बहुत ज्यादा चीज जो हमारे पास है पहले से मौजूद, और आप इस वक्त काफी कल्चर्स में वो हो रही है, उसको है forgive and forget, गिव एंड अफू एंड दरगुजर। ये जो हमारे पास शुरू से मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो है काफी दूसरे कल्चर्स भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ साइकोथेरेपी के सेशंस में। जी। तो अफू दरगुजर हमारे पास रोजमर्रा की जिंदगी का इस्तेमाल। तो ये हम कई सारे और ये जो मुश्किलात तकालीफ भी हमारी जिंदगियों के अंदर आ गए हैं नेगेटिव थॉट्स की शक्ल में। अगर उसको देखेंगे भी, किसी ने मुझे ये कहा, किसी ने मुझे ये बात कही, इसकी मुझे तकलीफ है, मैं फेल हो गया था एग्जाम में, मैं असेसमेंट में पास नहीं हो सका, मेरे कम मार्क्स आए। आप देखिए वजूहत छोटी बहुत छोटी नेग्लिजिबल है, उसकी मगर नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, और फिर आपका मूड लो हो जाता है उसके अंदर, और उसको आप अपने जहन के अंदर बढ़ाते रहते हैं, पाइल अप करते रहते। सब सोच लीजिए, अगर किसी से तकलीफ है, मैंने उसको अल्लाह ताला के लिए माफ किया, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आप उसको फॉरगिव करके फॉरगेट नहीं करेंगे तो फिर वो आपको पिंच करते रहेगी वो चीज। तो अल्लाह ताला के लिए आपने माफ किया और आपने उसको भुला दिया, वो चीज को दरगुजर कर दिया उसको, और आप देखें कितना पीसफुल आप महसूस करेंगे। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक खास बात ये है कि हमारी जो बचपने से चीजें हमारे अंदर आई हैं उसको वो काउंटर करती है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल मैं दूंगा, वो है कोविड के दौरान काफी पैंडेमिक फैला, काफी नुकसानात हुए लोगों को, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक है एरिया ऑफ कंसर्न और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ कंसर्न काफी बड़ा है, जैसा कि कोविड का प्रॉब्लम है, सारी दुनिया में प्रॉब्लम है, इतनी अमवात, इतनी डेथ्स हुई हैं, इकोनॉमी शैटर हुई है, काफी मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इंडिविजुअल कुछ ज्यादा नहीं कर सकता उसके अंदर।
लेकिन कुछ चीजें मेरे अंदर हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, विच आर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर मैं उसको सोचूं एक स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं मास्क पहन सकता हूं, मैं सोशल डिस्टेंसिंग कर सकता हूं, मैं अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड कर सकता हूं, मैं हाथ मिलाना, शेक हैंड अगर वो ममनू हो इस वक्त तो मैं इसको नहीं करूंगा। तो जो मेरी लिमिट में चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं, अगर मैं वो करूं तो आहिस्ता आहिस्ता सारी कम्युनिटी की एफर्ट मिलके वो एरिया ऑफ कंसर्न को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये हमको सोचना चाहिए पॉजिटिव साइकोलॉजी के थ्रू यूज करते हुए कि हमारे जो एरिया ऑफ कंसर्न और इन्फ्लुएंस है वो कौन कौन से हैं, और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर काम करें, हर बंदा इसके ऊपर काम करे, तो आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स हैं वो जाएंगी, और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो पॉजिटिविटी है, वो आपको उभर के आएगी, और उससे आप देखेंगे कम्युनिटी का और सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी ये बहुत अहम बात है कि आदमी के इख्तियार में कई सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी टेंशन में है, फिर भी स्ट्रेस में है। अरे आप कुछ भी नहीं कर सकते चाह के भी, आपके कंसर्न हो सकते हैं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो वो चीजें अगर छोड़ दे वो, और वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मैं मेरी मस्जिद में क्या कर सकता हूँ, मुझे सोचना चाहिए। मैं मेरी बस्ती में क्या कर सकता हूँ, अल्लाह तबारक तआला मुझे एक स्कूल का जिम्मेदार, मैं मेरे स्कूल के लिए क्या कर सकता हूँ, या जो इंसान अपने मुकल्लफ है तो उसके बारे में सोचे, और वो जो चीजें उसके बाहर हैं उसके लिए बस दुआ कर सकता है। तो ये बहुत अहम बात की डॉक्टर साहब, एरिया ऑफ कंसर्न के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, हमारी एनर्जीज को बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे हमको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है, सोचना है, मेहनत करना है, और हम लोग हशर के मैदान में उसी के लिए मुकल्लफ है फिर। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आपने जो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर जवाब दिया डॉक्टर साहब, मैं माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव थॉट्स से उसको हम रिप्लेस करें, फॉरगेट। तो इसके साथ साथ आपने कहा कि हम वो एहसाना जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिए हैं, हम तो उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों से बहुत ज्यादा उसके, तो हम उसका क्या है, शुक्र अदा करें, हम अल्लाह तबारक ग्रेटिट्यूड डेवलप करें, और ग्रेटिट्यूड इज द किंग ऑफ इमोशंस कहा जाता है। तो शुक्रगुजारी के ऊपर डॉक्टर साहब कुछ आपका थॉट्स ग्रेटिट्यूड के ऊपर, क्योंकि ग्रेटिट्यूड हैज बिकम अ थेरेपी नाउ। मैं देख रहा हूँ कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग किताबें हो गई ग्रेटिट्यूड के ऊपर, और बाज़ाब्ता जो है ना थेरेपीज कही जा रही ग्रेटिट्यूड के ऊपर। तो इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालें डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये एक थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की, अच्छा, द हायरार्की ऑफ नीड्स। जी जी जी, तो ये काफी मशहूर है, जी हाँ जी, सालों से भी ये आ रही है, मेडिकल प्रोफेशन में, साइकोलॉजी में नहीं बल्कि बिजनेस के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी इसको यूज किया जा रहा है कि इंसान जो है अपनी जो नीड्स जो होती हैं, बेसिक नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उसको पहले तकमील करता है, उसकी तगोदों में लगता है, जिसके अंदर जो है खाना, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान वाली बात है, बिल्कुल सही सही कहा आपने कि रोटी कपड़ा मकान वाली कैफियत है। उसको हासिल करने के बाद उसकी जो सोशल नीड्स आती हैं, फिर उसके बाद उसकी फैमिली है, उसका फ्रेंडशिप सर्कल है, उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करे, मिले, तो सोसाइटल नीड्स जो होती हैं वो होती हैं। फिर उसके बाद ऊपर चढ़ने के बाद, जरा स्टेप हायर करने के बाद एस्टीम नीड्स होती हैं, जिसके अंदर वो थोड़ा सा अपने से ऊपर उठ के सोचना लगता है, मेरी बेसिक नीड्स नहीं बल्कि मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए, थोड़ा सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ, उसको वो ख्वाहिश पैदा होती है। फिर थोड़ा नाम की, थोड़ा अपने इंपॉर्टेंस की, थोड़ी अहमियत की, वहां पे पैसा वगैरह नहीं होता जी, वो थोड़ा एस्टीम नीड है। और फिर उससे आगे चल के जब अब्राहम मैस्लो ने कहा कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचता है, लास्ट स्टेज होता है, इसके अंदर उसने गांधी जी को और खुशशनासी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, खुशशनासी मतलब खुद की इत्मीनान, खुद का इत्मीनान ऐसा है कि जिसकी कोई चीज की जरूरत है, ना नाम की जरूरत है, ना शोहरत की जरूरत है, कोई चीज नहीं, बस मैं भलाई के कामों के अंदर अपने आप को लगा दूंगा जी। वो कैफियत को वो कहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजर्स हैं ये लोग, जो लोग वहां तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर उसने मदर टेरेसा और इसका बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का और जो है महात्मा गांधी वाला उसने नाम लिया था। तो इसके अंदर जो है वो जो लेवल है शुक्र का, वो क्या है कि वो ऐसा एक्सट्रीम दर्जा है उसके अंदर कि भाई मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, मुझे ना नाम की, ना शोहरत की, ना माल की, बस मैं जो काम करता हूं वो बस इखलास के साथ काम करते जाता हूं। तो इसके साथ साथ जो ग्रेटिट्यूड की आपने बात कही है, वो इतना इंपॉर्टेंट इमोशन है कि जिसकी आप पैसे से नहीं खरीद सकते उसको जी। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, आप अगर कोई फकीर हालत में भी बंदा है तो वो भी काफी खुश हो सकता है, वो भी ग्रेटिट्यूड में रह सकता है। बेशक बेशक। तो उसकी हमको जो है वो एक्सेलेंस, हदीस ऑफ एक्सेलेंस की तरफ हमको इशारा मिलता है, जिसके अंदर हम अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि किस तरह इबादत, नमाज पढ़ रहा है बंदा, किस तरह पढ़े, एहसान वाली हदीस, एहसान वाली हदीस जी जी जी, एहसान वाली हदीस। तो एहसान के दर्जे को पहुंचना
कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं या अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। तो वो ऐसा दर्जा है जबकि आपको उसके सामने खड़ा हूं, हर चीज छोड़ के, अपनी हर चीज को कुर्बान करके मैं उसके सामने खड़ा हूं कि ही इज ऑब्जर्विंग मी, ही इज वॉचिंग मी। उसमें जिस तरह से आप इबादत करेंगे वो एक्सेलेंस है, क्योंकि आप उस खालिक, उस मालिक के सामने ठहरे हुए हैं, और वो एहसास पैदा करना, तो वो एक्सेलेंस के दर्जे की इबादत है बेशक। तो ये एहसान की हदीस जो आपने कहा, तो मैं वो जो ग्रेटिट्यूड आप पेश करते हैं अल्लाह ताला के सामने कि भाई मैं खड़ा हूँ, इखलास, वो जो इत्मीनान और सुकून मिलता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं। जी जी। तो ये एब्राहम महसूस कि भाई आई एम नॉट कंपेयरिंग बोथ हदीस से, लेकिन ये काफी हद तक जो है हो सकता है कि उन लोगों ने भी इससे सबक लिया होगा, तालीम हासिल की होगी। तो ये मुझे जो है वो ग्रेटिट्यूड के लिए ये हदीस काफी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही कि एक शख्स जो बेगर है, ही कैन बी हैविंग मच मोर ग्रेटिट्यूड, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हो सकता है कंपैरेटिवली। मर्सिडीज या फरारी हो तो वो भी जो है ना बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो सकता है अल्लाह ताला से। एंड द करंट एग्जांपल वी आर, हम जो देख रहे हैं फलस्तीन में देख रहे हैं, सब कुछ तबाह होने के बाद अपनी औलादों को अपनी आंखों के सामने शहीद होने के बावजूद भी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जो ग्रेटिट्यूड कैफियत है, यानी समथिंग के इंसान के यानी अकल दंग हो जाए, अकल काम ना करे, तो ये जो है दुनिया देख रही है। तो बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए कि किस तरीके से हम ग्रेटिट्यूड डेवलप कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अपनी मेरी बात को गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए, आपने जो स्कूल से अपनी गुफ्तगू स्टार्ट की थी कि स्कूल्स के अंदर जो है ना देयर शुड बी, क्योंकि मैं भी स्कूल से बिलोंग करता हूं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे लिए, और मैं भी इसको बहुत शदीद एहसास है मुझे, क्योंकि ये बहुत बड़ी नीड ऑफ द आवर है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं आपसे डॉक्टर साहब, आपकी तो प्रैक्टिस बर्मिंघम में है और दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात के लोगों से आप डील करते हैं, बट इंडिया में इतना बड़ा टैबू हो गया, या स्कूल्स इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे जो है ना इस पे खातिर खा बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। तो द स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक्स आर दैट के इंडिया के अंदर 1 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर एक काउंसलर है, यानी दैट इज, आप इमेजिन करें 1 लाख बच्चों पे एक काउंसलर के रेशियो, यानी समथिंग के अनकम्प्रहेंडेबल है, तस्वर के बाहर है। तो ये चूंकि टैबू भी है, स्कूल्स इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्यों जरूरी फिर बजट एलोकेट करें? सीधा सीधा आप अच्छा खासा बजट है साल को, आप अगर एक काउंसलर भी हायर करेंगे तो अच्छा खासा 3-4 लाख 5 लाख रुपए बजट एलोकेट हो जाएगा, या कम से कम लीस्ट भी कहेंगे तो 3 लाख से तो कम जो है ना काउंसलर हायर नहीं कर सकते हैं। सो स्कूल्स are seeing that it is an extra cause as a taboo and parents are not concerned to take their child। बच्चा अगर परेशान है, चलिए स्कूल में तो नहीं रख रहा है, तो पेरेंट्स भी कंसर्न नहीं है बच्चे को जो ना इतना परेशान हो रहा है, तो ले जाके कोई काउंसलर, या तो फिर ले जाते हैं नजर की तरफ दुआ पढ़ाने के लिए ले जाते हैं, या तो फिर किसी बाबा के पास ले जाते हैं, यानी दिस इज नॉर्म इन द सोसाइटी। तो कुछ भी होते कि बोलते हैं कि शायद बच्चे को नजर लग गई, कुछ भी होगा तो कुछ हो गया। तो डॉक्टर साहब, I don't know it's so relevant for our discussion, but this is the norm of the society। तो इसीलिए मैं जो है ना ये बात ला रहा हूं मेरी गुफ्तगू में कि प्रैक्टिकल चीजें ग्राउंड रियलिटीज हैं। तो इनको क्या मैसेज देंगे आप पेरेंट्स के लिए? तो स्कूल्स के लिए तो आपने कहा कि आप इन्वेस्ट करें, ये आपकी नीड ऑफ द आवर है, आप बच्चों पे इन्वेस्ट करें और उनकी वेल बीइंग, प्रोडक्टिविटी और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है उनको, तो उनके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ साथ पेरेंट्स को आप मैसेज दीजिए कि पेरेंट्स को आप ये किस तरह आप उनको गाइड करना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि जो स्कूल्स में, स्कूल क्या है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए चाइल्ड, स्कूल मैनेजमेंट जो टीचिंग फैकल्टी है, एंड पेरेंट, ये ट्रायंगल है। तो ये इंडिविजुअली स्टूडेंट और इंडिविजुअली टीचर्स और इंडिविजुअली पेरेंट्स को आप निकाल के नहीं देख सकते। तो जितनी भी चीजें हम स्कूल के ताल्लुक से कह रहे हैं कि जो अवेयरनेस होनी चाहिए, वहाँ पे काउंसलिंग वगैरह का जो डिपार्टमेंट है या एक यूनिट होना चाहिए, वहाँ पे हम पेरेंट्स के साथ भी वही कहते हैं कि भाई हम आपका इंटरेक्शन स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ बराबर होना चाहिए। हर आदमी मसरूफ है, ये स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर एक वन ऑफ द रीजंस है कि एवरीबडी इज सो बिजी in their own doing day-to-day activities। तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चों के ऊपर से फोकस हटे, या फिर स्कूल को जो है सेकेंडरी देखा जाए कि भाई मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है, मैं इसमें मसरूफ हूँ। लेकिन आपको जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होता है स्कूल में, उसको अटेंड करना, उसके जो वहाँ पे टिप्स मिलेंगे आपको, उसको हासिल करना और फिर अपने बच्चे के ऊपर मेहनत करना जरूरी है घर के अंदर। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं हर फैमिली में या रिलेटिव्स में,
कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात आती है, उसको टैबू के नाम पे बंद कर दिया जाता है। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि उस चीज के डिस्कशंस को फैमिलीज में करना चाहिए। जी हाँ। उससे गुरेज नहीं करना चाहिए जी कि भाई ये प्रॉब्लम है तो भाई नहीं खामोश रहो, ये भी इसी बात नहीं करना है बच्चे सामने, ऐसा नहीं। उसकी जो है बात कॉमन, उसकी अवेयरनेस और उसकी डिस्कशंस होनी चाहिए जी जी बच्चों के अंदर भी, फैमिलीज के अंदर भी। और ये पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर मेरे ख्याल में, कि जो आप डिस्कशन में ये चीज को लाएं और इसको जो है इंक्रीज, अवेयरनेस इंक्रीज करें इसके अंदर इस ताल्लुक से। तो आपका ये फायदा ये होगा इससे, ये ऐसा करने से कि बच्चों के अंदर से जो टैबू की, जो वो लोग मजाही अंदाज में जो बोलते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, जैसा आपने कहा कि मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया है, ये पागल हो गया है, क्रेजी हो गया है, इस किस्म की चीजें हट जाएंगी। और गुफ्तगू के अंदर जो सही टर्मिनोलॉजीज हैं, मेंटल इलनेस की, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको कॉमन यूज जब होगा, उससे जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टिग्मा, पेरेंट्स के अंदर भी उनको भी फायदा होगा और टीचर्स को भी फायदा होगा। जी जी। और मैं थर्ड समझता हूँ जो कि अहम है, मैंने शुरू में बात की थी इसकी, लेकिन कुछ टाइम उसके ऊपर मैं यहाँ पे लूंगा, वो स्क्रीन टाइम की बात है। जी जी। तो पेरेंट्स, स्कूल में तो आजकल काफी रूल स्ट्रिक्ट हैं कि भाई डिजिटल फोन्स अलाउड नहीं है, नो वे, नो वे, फोन्स आर नॉट अलाउड। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस है जी जी, 3 इयर्स की एज तक you should not allow the phones or screen to children, kids टिल 3 years। देखिए, तो ये पेरेंट्स, मैं अब डॉक्टर साहब के यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप लोग देखिए 3 साल तक के बच्चे को मोबाइल फोन जो है हराम है बहुत, अगर मोटे अल्फाज में कहूँ तो मैं तो जिसे कहा APA कहते हैं, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की गाइडलाइन। तो ये इतनी अहम बात है कि रिसर्च इसके अंदर आया है कि जो हमारा जो न्यूरोनल सेल्स का डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है, उसके वो मुतासिर होते हैं। और वो एज में ही है जबकि आपकी नर्व ग्रोथ होती है, न्यूरोनल ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ, 80% ग्रोथ तो बस वही टाइम पे होती है। जी जी। तो उस वक्त अगर हम लोग कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं, इंटरवेंशन, जहां से वो चीज रुक रही है, तो फिर पेरेंट्स को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। ये तो वो एज ग्रुप हुआ। फिर उसके बाद जो 3 साल के बाद का क्या है, उसके बाद तो जैसा बच्चा ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर, तो उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ते रहती है, तो आपका पेरेंटल कंट्रोल आहिस्ता 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 कम होते रहता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप जबरदस्ती इसको फोन ले और छुपा दें, वो ही विल फाइंड इट आउट कि उसको दूसरे जराए से, दूसरे चीजों से वो हासिल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आप फिर कर सकते हैं टाइम टेबल, टाइम्ड रखिए चीजों का, कि भाई कुछ हाफ एन आवर है या एक्टिविटी है, वो भी एक्टिविटी जो कोई, अगर उसके अंदर कोई प्ले है या कोई एक्टिविटी है, उसका जो है हाफ एन आवर अलाउ करें, बस यही अलाउड है। और वो भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं किसी चीज के अंदर, होमवर्क के बदले में ये, इस तरह से जो है आप थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं, गिव एंड टेक कर सकते हैं उसके अंदर, वो भी असरअंदाज चीज होती है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसा और ग्रोथ होती है, आपका कंट्रोल और कम हो जाएगा। बच्चा कॉलेज में जाएगा, 10th स्टैंडर्ड है, हायर स्कूल में है, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसके बाद तो काफी मुश्किलें आ जाएंगी। ये तो जो है मुज़िर जो असरात हैं उसके। लेकिन मोबाइल फोन कंप्लीटली टैबू भी नहीं है जी हाँ। भाई, आजकल तो जो है हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, और आप बच्चे से कंप्लीटली इसको, आपका बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है, आप उसको फोन नहीं देते, तो इसका मतलब ये है कि किसी और से, किसी और जगह से वो हासिल कर लेगा जी हाँ। और उसको मीडिया मिल जाएगा। आजकल तो इतना मीडिया चीप भी हो गया है कि एवरीबडी कैन अफोर्ड मीडिया, तो फिर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो आपका पेरेंटल गाइडेड इस्तेमाल मोबाइल फोन का ये होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पेरेंट को इसके बारे में अवेयर हो जी हाँ, कि भाई इसको कैसे कंट्रोल करूं, यूट्यूब के चैनल्स का कैसा मैं इस पर पेरेंटल कंट्रोल डालूं। उतने छोटे छोटे बच्चों, पेरेंटल कंट्रोल्स आर इंपॉर्टेंट, पेरेंट कंट्रोल्स आर इंपॉर्टेंट इन दैट। अभी तो मार्केट में बहुत सारे एप्स आ गए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आएंगे जो पेरेंटल कंट्रोल्स के सॉफ्टवेयर हैं, पेरेंट कंट्रोल के, और आप मोबाइल फोन में फिट करें तो फिर वो दे बच्चों को। तो इस किस्म की चीजें जो है, मैं इसलिए स्क्रीन टाइम को इंक्लूड करा था इसके अंदर, जी जी, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इसको क्लियर गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं इसके ताल्लुक से कि इसका इंपैक्ट होता है। और दूसरी चीज, ये चीज की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर इजाफा भी है जी, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल आइसोलेटेड, सॉलिटरी, नो कम्युनिकेशन की एक वजह मिल गई कि 3-3, 4-4 घंटे अगर गैजेट के ऊपर बच्चा है, तो उसका माइंड जो है किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, किसी को इंटरेक्ट करने के लिए, वो उसको सारी इंफॉर्मेशन वन वे के थ्रू मिल रही है, बस वो उसमें सेटिस्फाइड है। वो क्या खाता है, क्या पीता है, चीज़ों के टेस्ट, चीज़ों के मज़े, टेस्ट बड्स का डेवलप होना, ये सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था अभी आपकी गुफ्तगू के अंदर कि स्क्रीन टाइम भी पेरेंट्स का जो रोल है उसके अंदर ये एक बहुत अहम पार्ट है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अहम बात है कि स्क्रीन टाइम आज बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इस वजह से ये तो बच्चों के इश्यूज हो गए, नौजवानों के अंदर, बड़ों के अंदर बहुत सारी जो है ना एंजाइटी डेवलप हो रही है, बहुत सारी एनवी डेवलप हो रही है, यानी
वो देख रहे हैं कि जो पूरा सोशल मीडिया 90% तो फॉल्स है, यानी जो आर्टिफिशियल तरीके से जो पेश की जा रही हैं चीजें, वो रियलिटी से बहुत दूर है। यानी जिस तरीके से उसका फेसबुक पे या इंस्टा के पर उसका दोस्त जो पोस्ट डालता है वो आर्टिफिशियल है, उसके पास ना तो वो चीजें में उसको वो चीजें हाथ से ले, लेकिन वो देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, फिर अपने आप से कंपेयर कर रहा है कि आई डोंट हैव ऑल दिस फैसिलिटीज, आई डोंट हैव ऑल दिस लग्जरीज। सो ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड का जो है ना वो क्या कह रहे हैं, वो विक्टिम बन जा रहा है। सो दिस इज क्या कहना चाहिए, सो ये मोबाइल तो सबके लिए बाइस रहमत तो बता रहे हैं आप, यकीनन बाइस रहमत भी है कुछ हद तक, लेकिन ज्यादातर बाइस जो है वो जहमत है। ये वो छुरी की मिसाल हो ले सकते हैं हम, तो ये छुरी फ्रूट्स के काटने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, किसी का नुकसान। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर। सो इसके अलावा डॉक्टर साहब आप कुछ और साइकोलॉजी वेलबींग के अलावा कुछ हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जस्ट टेक होम मैसेज मैं यही कहूँगा कि अपने खुद को, अपने आप को एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज काउंसलर्स एंड ऑल्सो आई थिंक एज फैमिलीज, और फिर एज बच्चे, यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स एंड एडल्ट्स, हम लोग अपने आप को इमोशनली रेजिलिएंट बनाना है। जी डॉक्टर साहब, ये आने वाले जो हालात हैं, मुश्किलात हैं, ये कम होने वाले नजर नहीं आते, ये बढ़ेंगे ही, या फिर थोड़ा सा कम होंगे फिर बढ़ेंगे। तो इन कैफियत के अंदर अपने आप का, अपना ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, अपना करियर का, अपना प्रोफेशनल ग्रोथ कंटिन्यू रहना, और फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है अपने माइंड के अंदर चेंज करना कि भाई अडेप्ट करें। आप कोई चीज मुश्किल आ रही है, उसी किस्म की चीज बार बार करने से रिजल्ट्स सेम आ रहे हैं, यू विल नॉट गेट डिफरेंट रिजल्ट्स इफ यू डू द सेम थिंग। सो यू हैव टू चेंज, और ये मैं नहीं बोल रहा कि अपने ऑब्जेक्टिव चेंज करें, तरीक़ाकार कोई अंदर से तब्दीली लेकर आए, तो ये आपकी जो है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को और अपने बच्चों को इमोशनली रेजिलिएंट बनाने की कोशिश करें, और अगर आपको ये टॉपिक कुछ टफ लग रहा है तो इसके बारे में पढ़ें, किसी और से मालूमात हासिल करें, गुफ्तगू करें, साइकोलॉजिस्ट से, आपके काउंसलर से बात करें, तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस टॉपिक के अंदर, और ये आइंदा चल के हमारे लिए कितना अहम ये टॉपिक साबित होने वाला है। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ताल्लुक से इसके टैबू को और स्टिग्मा को दूर करने की कोशिश करें। खुद आप कोशिश करें, आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ को ज़ेर गुफ्तगू लेकर आएँ। आपके अगर अंदर कोई टॉपिक्स होते हैं, मसाजिद के अंदर खुतबे होते हैं, उसके अंदर मेंटल हेल्थ टॉपिक को इंक्लूड करें। ड्रग अब्यूज, इसकी तरफ से हमने बात नहीं की, लेकिन वो भी एक इश्यू है जो कि आम है, नाइफ क्राइम है, इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि हम खुतबों के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती। आमतौर पर इबादत वगैरह के ताल्लुक से और जो जियो पोलिटिकल इस किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे आपको चाहिए कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसकी अवेयरनेस के ताल्लुक से भी जो है, इसकी अवेयरनेस मसाजिद से, कम्युनिटी सेंटर से होनी चाहिए। थ्रू होनी, जुम्मे का एक बहुत बड़ा मौका है उसके अंदर जो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ये एड्रेस देने के लिए। और फिर लास्ट बात जो है बच्चों के लिए बहुत अहम वो ये है कि स्क्रीन टाइम्स को जो है बच्चे कंट्रोल करें, और पेरेंट्स इसके काफ़ी साथ दें, स्कूल्स का, उनके काउंसलर्स का साथ दें, ताकि ये चीज़ को अवॉइड किया जा सके और कम किया जा सके। इसको आप परमानेंटली स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये हर जगह मौजूद है, लेकिन इसको हम लिमिट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों की, हमारी फ्यूचर जनरेशन की मेंटल हेल्थ प्रोटेक्टेड और महफूज रहे। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर फॉर प्रेशियस टाइम। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपका कि आप अपना बेशकीमती वक्त हमारे साथ बिताए हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।